वेलकम टू विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों, लास्ट क्लास में आपको याद होगा हमने फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस किया था और फाइनेंशियल मार्केट में हमने प्राइमरी मार्केट डिस्कस किया था, सेकेंडरी मार्केट डिस्कस किया था, हम लोगों ने मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किए थे। यस, तो बच्चों अब जैसे कि आपको पता है विद्या प्रकाशन मंदिर प्राइवेट लिमिटेड आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है। टर्म 2 की आपको तैयारी कराने जा रहा है और इनकी बुक्स में आपको एमसीक्यू मिलेंगे, इनकी बुक्स में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, केस स्टडीज मिलेंगे। तो ये जो बुक है ये ओवरऑल बुक है और ये बुक बेसिकली आपको मैक्सिमम मार्क्स प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई है, इसीलिए इसका नाम रखा है मैक्स मार्क। ठीक है, इसी बात से अब हम आगे चलते हैं और आज देखते हैं कि हमारे पास कौन सी स्लाइड्स हैं और हम कौन कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक, आप देख सकते हैं सबसे पहला एमसीक्यू दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू द कॉल मनी। आपको याद होगा कॉल मनी क्या है? यस, कॉल मनी का मतलब है वो मनी जो बैंक एक दूसरे से शेयर करते हैं अपना सीआरआर और एसएलआर मेंटेन करने के लिए। यस, आपको यह भी याद होगा कि इसकी जो वैलिडिटी है ये 1 डे से लेकर 15 डेज तक होती है। यह भी मालूम होगा, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कि इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। यस, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड। ठीक, अब इसी पे क्वेश्चन है कि हमें देखना है कि कॉल मनी के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सबसे पहला, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रीपेबल ऑन डिमांड। इज इट? वेरी ट्रू, इट इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड। सेकेंड, इट मैच्योरिटी पीरियड रेंजेस फ्रॉम 1 day to 15 days. Yes, this is also true. Third, there is a different relationship between the call rates and the other short-term money market instrument. भाई, there is a direct relationship. ये एक सोचने की बात है, क्या इसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है? कॉल मनी का डायरेक्ट रिलेशनशिप, वो भी शॉर्ट टर्म मनी मार्केट से, देखना है। और लास्ट है, इट इज यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन। इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए हम इसे यूज करते हैं। सोचिए और समझिए कि कौन सा पार्ट इसमें हो सकता है। बिल्कुल, आपने जो सोचा बिल्कुल सही, इसका कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से। यस, सो आई होप यू गॉट द आंसर एंड लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट वन। ओके, which of the following statement is not true with regard to the capital market? आपको याद होगा कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स देती है, जिसे हम बोलते हैं शेयर्स और डिवेंचर्स। वैसे बॉन्ड्स भी देती है, बहुत सारी और चीजें देती है, बस हम कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। देखिए, नॉट ट्रू, द फंड्स आर रेज्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो डिफरेंस क्या हो गया? अगर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में डिफरेंस क्या है? तो हमें यही चीज यहां पर देखनी है। ठीक, सेकेंड, बोथ डेब्ट्स एंड इक्विटी फंड्स कैन बी रेज्ड। वेरी ट्रू। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। वेरी ट्रू, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। याद होगा आपको, मैं बताती जा रही हूं ताकि आपको याद आ जाए जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। 2 पार्ट्स क्या है? एक है प्राइमरी मार्केट और एक है सेकेंडरी मार्केट, और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? बताइए, दोबारा सोचिए। यस, यू आर करेक्ट। द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज गिवन, द फंड्स आर रेज्ड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज funds are raised for the shorter period of time in the case of secondary market. ठीक है, प्लीज याद रखिएगा, मैं इसीलिए मार्क कर रही हूं। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इज अ रॉन्ग आंसर। ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही हम इसको डिस्कस करते थे। ठीक, तो ये थे आपके एमसीक्यू। अब बढ़ते हैं आगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं
जहां पर बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ आता है तो आपको तुरंत आपको समझ में आ जाता है भाई ये तो केस स्टडी आ गई। और केस स्टडी कराने के लिए मैंने आपको क्या बात बोली थी कि आपको सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ने चाहिए, ताकि आप जब केस स्टडी कर रहे हो तो आपको पता हो कि आपको कौन से क्वेश्चंस का आंसर देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस पे आती हूं। देखिए पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। यहां पे हमें मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन देखना है। न्यू इश्यू इन द प्राइमरी मार्केट नॉट टेकन अप बाय मीमांसा ने कौन सा मेथड नहीं लिया, मतलब इसमें कुछ मेथड्स लिए होंगे, वो हमें देखने पड़ेगा कि उसने कौन कौन से मेथड्स लिए हैं। ठीक है, तो जो मेथड नहीं लिया होगा वो हम यहां पे पॉइंट आउट कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक और है, ये एक स्टेटमेंट है जो आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है 45,000 करोड़ could be raised by the allotment of the security to the consortium of the financial institute instead of inviting the subscription from the public by making a direct appeal to the investors to raise the capital. Identify the methods of flotation of the new issue in the primary market being discussed above, which the company has decided to use. देखिए मैं आंसर अभी आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं चाहती हूं कि इसका आंसर आप खुद बताएं मुझे, लेकिन मैं सेंटेंस जरूर मार्क कर रही हूं जहां पे आपका आंसर दिया हुआ है ताकि आपको याद रहे। इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग सब्सक्रिप्शन फ्रॉम द पब्लिक बाय मेकिंग अ डायरेक्ट अपील टू द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स को हम डायरेक्टली अपील करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द रीजंस which has made the firm raise funds from the institutional investors. कौन सा रीजन है जिसकी वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उन्होंने फंड्स रेज किया, ये थर्ड क्वेश्चन है। और फोर्थ है हाउ मच मनी वॉज रेज्ड बाय द कंपनी थ्रू EIPOs, ये भी आपको केस स्टडी से ही मिलेगा। तो आपको 4 क्वेश्चन पता चल गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन था EIPO से कितने फंड्स रेज किए, थर्ड क्वेश्चन था आइडेंटिफाई विच हैज मेड द फर्म रेज द फंड्स फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, रीजन बताना है। थर्ड आपको था पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं किया पर डायरेक्टली इन्वेस्टर से रेज किया तो कैसे हुआ, और जो फर्स्ट क्वेश्चन था मेथड ऑफ फ्लोटेशन कौन कौन से यूज किए हैं। ठीक, ये 4 क्वेश्चन दिमाग में सेट हो चुके हैं। तो अब हम पढ़ते हैं केस स्टडी ताकि हम एक ही बार केस स्टडी पढ़े और हम आराम से आंसर दे पाए। चलिए देखिए, वेगन फिक्स प्राइवेट लिमिटेड इज अ लीडिंग फर्म एंड थिंकिंग ऑफ अ न्यू डाइवर्सिफिकेशन। 20,000 करोड़ इज टू बी रेज्ड फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट। कितना चाहिए उनको पैसा? 20,000 करोड़ फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट. For this purpose, the financial manager, Mimamsa, approaches a renowned financial consultant firms. किसको कंसल्ट किया? फाइनेंशियल कंसल्टेंट फर्म को कंसल्ट किया, Money.com प्राइवेट लिमिटेड। उसका नाम क्या है? Money.com प्राइवेट लिमिटेड। For suggesting the options for the sale, it suggested a list of the options to the board of directors of the company. ये जो Money.com है, जो फर्म है, इसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ मेथड्स बताए हैं कि कैसे वो अपने कैपिटल को रेज कर सकते हैं। ठीक है, इट वॉज डिसाइडेड दैट फॉर द इमीडिएट रिक्वायरमेंट ऑफ ₹1,500 करोड़ द कंपनी विल गिव प्रिविलेज टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मैंने मार्क किया इसे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एक पॉइंट सेट हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, आगे टू सब्सक्राइब टू द न्यू इश्यूज ऑफ द शेयर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड द कंडीशंस ऑफ द कंपनी, ₹4,500, दिस इज रुपीज बेसिकली, ओके, 4,500 crores would be raised by the allotment of the security the consortium to the financial institutions. यहां पर हमने किसको दिया? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिया। इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग द पब्लिक, इंस्टेड, ये देखिएगा ध्यान से टर्म, इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग, इंस्टेड नहीं कर रहे, of inviting the subscription from the public by making a direct appeal to the investors to raise the capital. It was further decided to raise the capital to the tune of 600 crores through an issue house. एक issue house के through हम क्या करेंगे?
रेज करेंगे। All these options were accepted by the board of directors. The board of directors decided to raise 8,000 crores, ये रुपीज 8,000 crores का जो है, through online system। आप सबको याद हो गया होगा ऑनलाइन सिस्टम, हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी किया था। ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज बाय एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट विद एक्सचेंज। सो जो जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए आप एक बार उन्हें ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, उन्होंने एक रिनाउंड फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से बात की, जिसमें उन्हें बताया गया कि 1500 करोड़ रुपए आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ले सकते हैं। रुपीज 4500 करोड़ के लिए आप अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ही ले सकते हैं। 600 करोड़ कैन बी इशूड थ्रू एन इशूइंग हाउसेस, जो आप ऑफर फॉर सेल करते हैं, मतलब इशूइंग हाउसेस हेल्प करते हैं कि सेल करवाएं। और रुपीज 8,000 करोड़ could be collected through online system. Now these are the various methods which has been used by the firm to collect the capital. Got it? Now proceeding with the questions. अब देखिए, जब हम केस स्टडी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हम आराम से क्वेश्चन दे सकते हैं, आंसर देंगे। आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इश्यू इन द प्राइमरी मार्केट नॉट टेकन अप बाय द फर्म। मिमेंसा ने कौन सा मेथड नहीं यूज किया? सबसे पहला क्या दिया? ऑफर फॉर सेल, राइट इश्यू, EIPOs, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर फॉर सेल, बिल्कुल। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कंसल्ट किया, यस। इशूइंग हाउसेस को कंसल्ट किया। जब इशूइंग हाउसेस के साथ बात करें तो क्या है? ऑफर फॉर सेल। तो ये तो आंसर नहीं है। नेक्स्ट, एक मिनट, राइट इश्यू, बिल्कुल दिया राइट इश्यू। देखिएगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स मार्क किया, राइट इश्यू। ठीक, मैं आपको जानबूझ के दिखा रही हूं ताकि आपको याद रहे। EIPOs, बिल्कुल 8,000 करोड़ रुपीस जो लास्ट में दिए हैं, ये किससे दिए? ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। ये क्या होता है? EIPOs। ठीक है, अब हमारा सिर्फ एक पार्ट बचा, ये ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। अगर आपको याद हो, जब हम बात करते हैं कि हम ओपन मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को बेचते हैं डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड एज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो आई होप आपको मिल गया होगा आपका आंसर कि ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस सिर्फ एक ऐसा पॉइंट था जो केस स्टडी में मिमेंसा ने फॉलो नहीं किया। Yes, I hope this is clear. Coming to the next one. Rupees 45,000 crores would be raised by the allotment of the security to the consortium of the financial institute instead of investing subscription from the public by making the direct appeal to the investors to raise the capital. Identify the method of flotation. यहाँ पे कौन सा method use किया? Of the new issue of the primary market being discussed above, which the company has decided to use. कौन सा method use किया है? हम क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को हायर कर रहे हैं और उनसे बोल रहे हैं हमारा बिकवाओ। तो क्या है ये? दिस इज ऑफर फॉर सेल। यस, नाउ नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द रीजन विच हैज मेड द फर्म रेज कैपिटल फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से क्यों कोशिश की गई कि हम जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हेल्प करें? किस लिए? क्या होता है उससे? पहला पॉइंट दिया है, इट हेल्प्स टू रेज द फंड्स क्विकली, इट इज नॉट एक्सपेंसिव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ देम। क्या हो सकता है? आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से क्यों हेल्प लेते हैं? क्यों चाहते हैं कि ऐसा हो? यस, उसके दोनों ही रीजन हैं। हमारे फंड्स आराम से रेज हो जाए और वो एक्सपेंसिव प्रोसेस भी नहीं है। तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। होप इट इज क्लियर? यस, प्रोसीडिंग विद द लास्ट क्वेश्चन,
हाउ मच मनी वॉज रेस्ड बाय द कंपनी थ्रू IPOs? लास्ट लाइन में दिया था, दैट वॉज ₹8,000 crore. आई होप इट्स क्लियर. आप देख सकते हैं, अगर हम क्वेश्चंस देखते हैं तो जब हम केस स्टडी पढ़ते हैं तो उसके मेजर पॉइंट्स हम मार्क कर पाते हैं, और जब मेजर पॉइंट मार्क कर पाते हैं तो हमारी जो गलती होने की संभावना होती है वो कम हो जाती है. ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ डिस्कस करते हैं. ठीक है, कंपैरिजन बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. आई होप आपको याद होगा, प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट है? जहां पर पहली बार सिक्योरिटीज हमारी इशू होती हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह को, उन न्यू सिक्योरिटीज के लिए हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट. ठीक है, इसमें आप मीनिंग, उसका करेक्टर, उसका नेचर, उसकी लिमिटेशंस, उसका फर्स्ट प्रोसेस, ये सारी चीजें, ये 4-5 आप बेसिक डिफरेंस बना के लिख सकते हैं. ठीक है, और सेकेंडरी मार्केट आपको याद होगा, secondary market is a market where securities are not issued for the very first time, but the securities are retraded. That is called as secondary market. Yes, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे यहां पे पूछा गया है, कंपैरिजन करना है, तो प्लीज याद रखिएगा, अगर वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 डिफरेंस देने होंगे. ठीक है, हां, अगर क्वेश्चन में ही लिखा हो कि गिव द 3 डिफरेंस और या गिव द 2 डिफरेंस, तो आप क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे, पर अगर जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन लिखा होगा उतने ही आपको डिफरेंस देने होंगे. ठीक है, नेक्स्ट, अब ये एक छोटी सी केस स्टडी और है जो आप पढ़ेंगे और आपको याद आ जाएगा कि इसमें क्या है. अ कंपनी यूज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर ब्रिज फाइनेंसिंग. ये ब्रिज फाइनेंसिंग एक बहुत ही की वर्ड है, और ये मैं बता दूंगी, मनी मार्केट के लिए यूज करते हैं. मनी मार्केट में एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके लिए यूज करते हैं, तो ये की वर्ड है, ध्यान रखिएगा. ब्रिज फाइनेंसिंग देखते ही आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए और आपको याद आना चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है. द इंस्ट्रूमेंट हियर इज शॉर्ट टर्म, लो रिस्क, अनसिक्योर्ड एंड हाईली लिक्विड. It needed to buy the machinery for which it issued equity. This turned out to be expensive as this issue involves flotation cost. बहुत बढ़िया, ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इस पे क्या लगता है? फ्लोटेशन कॉस्ट. याद होगा आपको, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है फ्लोटेशन कॉस्ट का, वो याद रखिएगा. द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज कॉल्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट. The company is a large and credit worthy company. ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखना है. ये जो मैंने पॉइंट मार्क किए हैं ना, यही आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में कि आप अपना आंसर ढूंढ सके. ठीक है, and these methods have come up as a great help. Identify the financial instrument indicated in the above case. Also state the type of the flotation cost which are generally involved, redeemed at par. ठीक भाई, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है. 2 मैंने आपको कीवर्ड्स बताए, एक है ब्रिज फाइनेंसिंग और एक है लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी. ठीक, लो रिस्क, शॉर्ट टर्म, अनसिक्योर्ड, हाईली लिक्विड. इस टर्म से आपको क्या समझ में आया? हाईली लिक्विड. हाईली लिक्विड से आप क्या समझे? हाईली लिक्विड से आपको एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि ये इंस्ट्रूमेंट किसका है? मनी मार्केट का है. बिल्कुल सही, मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है. तो मनी मार्केट के हमारे कितने इंस्ट्रूमेंट थे? याद करिए और बताइए. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 5 इंस्ट्रूमेंट थे. याद आया आपको? सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, यस, फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और लास्ट जो हमारा ट्रेड बिल हो जाता है, कमर्शियल बिल्स. याद आया? अब इन्हीं 5 इंस्ट्रूमेंट से
उनमें से एक है जिसमें ये ब्रिज फाइनेंसिंग और लार्ज एंड क्रेडिट वर्दी कंपनीज को मैंने मेंशन किया था जब मैंने लास्ट वीडियो आपको पढ़ाया? बताइए। वेरी गुड, द आंसर इज कमर्शियल पेपर. Yes, commercial paper is basically used as bridge financing and that can only be issued by large and credit worthy companies. ठीक है, तो मैंने आपको बहुत और तरह का फ्लोटेशन कॉस्ट कौन कौन सी रेज हो सकती है बताइए. आपको रजिस्ट्रेशन कॉस्ट देनी होती है, ब्रोकर को चार्जेस देने होते हैं. ठीक है, तो आपकी जो भी पैसा उन फंड्स के रेज में लगता है उन सबको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट. इज इट क्लियर? तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा. ठीक है, तो ये था चैप्टर 10 की क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपने अभी किए. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलते हैं और हम उसके साथ उसमें बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की. ओके, थैंक यू, धन्यवाद. और तब तक आप मैक्स मार्क के साथ बने रहिए और अपना काम करते रहिए.